Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. दो इन्वेस्टर्स दोनों ने सेम अमाउंट की एसआईपी शुरू की। एक ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, एक ने सिल्वर में। रिजल्ट क्या हुआ? जिसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया ना, उसकी पोर्टफोलियो काफी काम रही और स्टेबल ग्रोथ आई। सिल्वर वाले की पोर्टफोलियो में बहुत वोलेटिलिटी रही, लेकिन ग्रोथ आई तो एक्सप्लोसिव आई। हम सब इसी दुविधा में तो रहते हैं ना कि क्या गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हाँ, तो कितना कितना दोनों में करना चाहिए, और कितना कितना भी पता चल जाए तो कब करना चाहिए और कब निकलना चाहिए। इस वीडियो में ना मैं ये सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मैं जवाब ऐसे दूंगा कि आपको मदद ना सिर्फ अभी मिले, बल्कि जिंदगी में आगे कभी भी अगर आपके सामने ये सवाल आए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या सिल्वर में, कितना करना है, कब निकलना है, तो आप खुद इस वीडियो से जो आप सीखेंगे उससे हमेशा सही सही अनुमान लगा सकें कि आपको इन दोनों एसेट्स को अपनी पोर्टफोलियो में क्या और कितनी जगह देनी है। तो आज ना इन डेप्थ डिस्कस करते हैं गोल्ड और सिल्वर के रोल को इन योर पोर्टफोलियो। दिस इज प्रांजल कामरा, आप देख रहे हैं फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। अब सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि क्या गोल्ड का, सिल्वर का आपके इन्वेस्टमेंट में होना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। बैंक एफडी से शुरुआत करते हैं। ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती आफ्टर टैक्स, तो अगर आपको वेल्थ को ग्रो करना है तो एफडी सही नहीं है, वो वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए सही है, ये हमें पता है, हम में से ज्यादातर लोगों को। फिर आती है इक्विटी की बात। देखो, इक्विटी मार्केट्स ना बहुत ज्यादा कंट्री के सिनारियो पे डिपेंड करते हैं, वो ग्लोबली लिंक्ड हैं लेकिन कोरिलेशन हाई नहीं है। तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि दुनिया की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी चल रही है, दुनिया में सब ठीक चल रहा है, हमारे देश में कभी जैसे 90s में होता था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, या कभी हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, हमारे नेबर्स आपको पता ही है कैसे हैं, भगवान ना करे उनसे युद्ध हो गया है, कुछ भी ऐसी चीज, तो क्या होगा कि दुनिया के इक्विटी मार्केट्स तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरी कंट्री की सिचुएशन के कारण मेरा पोर्टफोलियो कुछ सालों तक ग्रो नहीं कर रहा और मैं अपने गोल से पीछे छूट गया। इक्विटी के साथ ये रिस्क है। प्लस एक दूसरा रिस्क भी है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स अच्छा नहीं कर रहे तो कोरिलेशन थोड़ा बहुत तो है ना, हम अमेरिकन मार्केट्स पे डिपेंड तो करते हैं ना कुछ हद तक। तो अगर ग्लोबल रिसेशन जैसा कुछ आता है, ग्लोबल कोविड जैसा कुछ इवेंट होता है, तो भी मेरे पोर्टफोलियो में बहुत ड्रॉडाउन्स आते हैं, यानी डबल रिस्क है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इक्विटी ज्यादा रिस्की है। इसमें कंट्री रिस्क से भी अफेक्ट पड़ता है और ग्लोबल रिस्क से भी अफेक्ट पड़ता है। तीसरा एक और रीजन है, वो है करेंसी डीवैल्यूएशन। देखो, अगर कोई भी देश बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करता है तो करेंसी डीवैल्यू होती है। लगभग अलग अलग समय में हर देश ने ये किया है। अब मेरा जो स्टॉक मार्केट है ना, वो मेरी करेंसी डीवैल्यूएशन से मुझे प्रोटेक्ट नहीं करता। कुछ सेक्टर्स प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एज अ मार्केट अगर करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो मेरा स्टॉक मार्केट मुझे उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता। लेकिन वीकनिंग करेंसी के अगेंस्ट गोल्ड या सिल्वर मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके प्राइसेस ग्लोबली डिसाइड होते हैं, इंडिया से डिसाइड नहीं होते हैं। और ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश की बात कर रहा हूं। अगर कोई यूएस में है, उसे यूएस करेंसी डिवैल्यू होने का डर है, तो भी गोल्ड सिल्वर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसी भी देश की अगर आप इकोनॉमिक या पॉलिटिकल रिस्क से बचना चाहते हैं तो आप गोल्ड या सिल्वर को लेके रखिए, एंड यू विल डू वेल, यू विल प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो अगेंस्ट दैट रिस्क। और एक चौथा कारण, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, या किसी भी दूसरे एसेट क्लास के बराबर रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कैसे एफडीज आफ्टर टैक्स इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती, लेकिन अगर मैं 20 सालों के पिछले गोल्ड सिल्वर के रिटर्न को देखूं, और आप कोई भी 10 या 20 साल का पीरियड ले लीजिए, रोलिंग रिटर्न्स भी आप देखोगे, तो आप पाएंगे कि अलग अलग पीरियड्स में 12 से 14% तक के रिटर्न्स, 12 टू 14% के आसपास के रिटर्न्स ये दोनों कमोडिटीज दे देती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज ये अज्यूम करके चल सकते हैं, यानी लगभग इक्विटी मार्केट्स जैसे रिटर्न्स बिना कंट्री स्पेसिफिक रिस्क लिए। तो हमने ओवरऑल इन दोनों की अहमियत को कैसे समझा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, इक्विटी के बराबर रिटर्न्स बिना उतने रिस्क के, दैट इज वन। अगर आपके देश की करेंसी डीवैल्यू होती है, क्योंकि ये ग्लोबल कमोडिटीज हैं, तो आप अपने आप को देश के करेंसी रिस्क से भी बचा रहे हैं, तो लेसर रिस्क और इक्विवेलेंट रिटर्न।
ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ना हो, ब्रॉडली अभी मैं गोल्ड सिल्वर को एक कैटेगरी मान रहा हूं, तो ये कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो का पार्ट ना हो, इसका कोई रीजन नहीं है। थ्रू आउट पिछले कई सालों से मैं ये कहता आ रहा हूं कि गोल्ड किसी ना किसी फॉर्म में, पहले मैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहता था, अब मैं ईटीएफ्स कहता हूं, आप चाहो तो फिजिकल भी ले लेना। मेरी नजर में वो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन ना होने से तो बेटर है। तो किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। तो ठीक है, ये था वीडियो का पहला सेक्शन जहां हमने डिस्कस किया कि गोल्ड सिल्वर एज ए कैटेगरी मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, लेसर रिस्क है, इक्विवेलेंट या हायर रिटर्न्स है, तो मेक्स नो सेंस कि ना हो ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट, होना ही चाहिए। अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं कि क्या सिर्फ गोल्ड होना चाहिए या गोल्ड सिल्वर दोनों होना चाहिए, और अगर दोनों होना चाहिए तो कितने कितने पोर्शन में होना चाहिए। अब अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला सवाल है कि इनका प्राइमरी रोल क्या है, गोल्ड का और सिल्वर का। तो सिल्वर जो है ना, वो आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्लोजली लिंक्ड है इंडस्ट्रियल यूजेस और इंडस्ट्रियल साइकिल्स है। तो जैसे ईवीज में इसका यूज होता है, सोलार पैनल्स में इसका यूज होता है, और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं इसके। तो अगर आपको लगता है कि ईवीज का फ्यूचर है, सोलर पैनल्स का फ्यूचर है, या बस आप ओवरऑल ये देख रहे हो कि दुनिया में और ज्यादा कंजम्पशन बढ़ने वाला है, इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड अगले 10 साल 20 साल बढ़ने वाली है, तो सिल्वर प्राइसेस स्ट्रांगली लिंक्ड रहेंगे इंडस्ट्रियल साइकिल से, इंडस्ट्रियल डिमांड से। अब क्योंकि सिल्वर इतना क्लोजली इंडस्ट्रियल डिमांड से लिंक्ड है, इसलिए इसके प्राइसेस किसी भी और कमोडिटी के जैसे ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होता है। तो आप देखोगे कि तेल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, इसकी रोज की डिमांड घटती बढ़ती है, इसलिए ये वॉलेटाइल होता है। कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, वो चीजें जो कारखानों में, फैक्ट्रीज में यूज होती हैं, रोज की डिमांड के हिसाब से उनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, वो वॉलेटाइल होती हैं। बस इसीलिए सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई रोज ऊपर नीचे होती है, तो रोज भाव को हिलना पड़ता है बेस्ड ऑन कि यार अगले एक हफ्ते, 15 दिन, साल भर ईवी सोलर पैनल की डिमांड कैसी लग रही है। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, लेकिन ये सिल्वर का आज की जमाने में एक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है। अब गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है। गोल्ड के इंडस्ट्रियल यूजेस सिल्वर के जितने नहीं है, थोड़े से कम है। इससे क्या होता है कि गोल्ड ज्यादा स्टेबल होता है और इंडस्ट्रियल डिमांड के हिसाब से उसके प्राइसेस ऊपर नीचे नहीं होते। अब क्योंकि ये इतना स्टेबल है, इसलिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स इसको यूज करते हैं एज अ हेज अगेंस्ट देयर करेंसी फ्लक्चुएशन, कि उनकी करेंसी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो सोना बेच के, सोना खरीद के पैसे का फ्लो घटा बढ़ा सकें अपनी इकोनॉमी में, या अपने रिसोर्सेज कम ज्यादा कर सकें करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए। उसी तरह सेंट्रल बैंक जैसे सोसाइटीज में, घरों में, समाज में भी गोल्ड की इस स्टेबिलिटी के कारण उसको एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है, कि अगर मुझे पैसे की कीमत बचा के रखनी है। 1947 का एग्जांपल लेते हैं। 1947 में एकदम से विभाजन हुआ, लोगों को वहां से यहां आना पड़ा, यहां से वहां भागना पड़ा। आपकी जमीन की वैल्यू, जब आपको रातों रात घर छोड़ना पड़ रहा है और आपको पता है शायद अब आप कभी लौट नहीं पाएंगे, तो आप क्या करोगे? औने पौने दामों में कैसे भी हो जमीन बिक जाए, कुछ भी पैसा मिल जाए। जमीन उस समय एक अच्छी स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। सिक्के या नोट आप ज्यादा ले जा नहीं पाओगे। ज्यादा ले जा भी पाए तो दूसरे देश में उसकी क्या वैल्यू होगी, कैसे एक्सचेंज कर पाओगे, क्या होगा? सिल्वर आप ज्यादा कैरी नहीं कर पाओगे, आप जल्दी में भाग रहे हो, आप 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो चांदी ले जा नहीं पाओगे। वैसे में क्या काम आएगा? सोना काम आएगा। आधा किलो भी ले गए, 1 किलो भी ले गए, कुछ चूड़ियां, कुछ नेकलेस भी ले गए, तो वहां जहां आप नए देश जा रहे हो, एक छोटी सी पोटली में आपके पास जो सोना था आप ले गए, वहां जाके उतने से सोने के कारण आप एक नई जिंदगी बसा सकते हो। इसीलिए गोल्ड इज एन इररिप्लेसेबल स्टोर ऑफ वैल्यू, और इसकी कीमत हमें बुरे समय में पता चलती है, अच्छे समय में हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर आप अगर पड़ोसी मुल्क गए या वहां से यहां आए, दोनों देश नए नए हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, संभलने में समय लगेगा, करेंसी का पता नहीं क्या होगा, उस समय गोल्ड आपको ये स्टेबिलिटी देगा कि आप एक नई जिंदगी शुरू कर सको। तो गोल्ड की ये अहमियत हर इंसान की जिंदगी में, समाज की, देश की प्रगति में इररिप्लेसेबल है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि गोल्ड और सिल्वर फंडामेंटली कैसे डिफरेंट है।
दोनों कैसे बिहेव करेंगे ये भी हमने समझ लिया। अब कितना कितना ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, मैं कैसे डिसाइड करूं? अगर मुझे टोटल पैसा 1 लाख रुपए डालना है तो मैं गोल्ड और सिल्वर में कितना कितना डालूं, कब निकलूं, एलोकेशन और मार्केट टाइमिंग अब अपन समझते हैं। तो देखो, पहले ना एक टोटल पोर्टफोलियो की बात करते हैं। तो मान लो ये आपका पाई चार्ट है जिसमें 100 रुपए है। बहुत ब्रॉडली मैं बोल रहा हूं, एजुकेशनल कंटेंट है, मैं आपको इंडिविजुअली आपके गोल सर्कमस्टांसेस जानता नहीं हूं, तो इसको आप प्योरली एज एजुकेशन, जेनरिक एजुकेशन समझो। बहुत ब्रॉड थंब रूल्स हैं ये। तो सबसे पहले अगर ये 100 रुपए का आपका पाई चार्ट है, इसमें एक जनरल रूल ये है कि आपको इक्विटी में, यानी स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड या दोनों में से कोई एक में, आपको 100 माइनस योर एज जितना परसेंटेज डालना है। यानी मान लेते हैं कि आप अगर 35 ईयर्स के हो तो 100 - 35 यानी 65% आपके 100 रुपए में से स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या दोनों मिला के में लगने चाहिए। 100 में से 65 रुपीज। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, ये जो 100 रुपए का पाई चार्ट है ना, ये अज्यूम करके है कि इसके अलावा आपने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और 6-8 महीनों का घर का खर्चा इमरजेंसी फंड में रखा हुआ है। इस 100 रुपए में वो इंक्लूडेड नहीं है। इस 100 माइनस एज रूल में ये अजम्पशन है कि ये 3 चीजें तो आपने पहले से की हुई है, इसके बाद जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो उस पर ये रूल अप्लाई होता है। तो अगर आप 35 साल के हो तो 65 रुपीज ये रूल कहता है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स मिला करके डाल दीजिए। अब इसके बाद बाकी बचे 35% या 35 रुपीज, उसमें से आप लगभग ये मान लीजिए कि 50% आपको गोल्ड एंड सिल्वर यानी प्रेशियस मेटल में डालना है। तो हम मान लेते हैं 18 रुपए आपको गोल्ड एंड सिल्वर में डालना है। अब इसके बाद यह कहा जाता है कि आप 2/3 हिस्सा गोल्ड में डालिए, 1/3 हिस्सा सिल्वर में डालिए। यानी वो एलोकेशन जो आपको इक्विटी के अलावा कहीं इन्वेस्ट करना था, 35 रुपीज था इस केस में, 100 माइनस योर एज वाले रूल से, उसका 50% एक जनरल रूल है कि आपको प्रेशियस मेटल्स में डालना चाहिए। उस 50% जो अमाउंट आया इस केस में 18 रुपीज आया, उसका 2/3 आपको गोल्ड में डालना चाहिए, यानी 12 रुपए आपको गोल्ड में डालना चाहिए और 1/3 आपको सिल्वर में डालना चाहिए, यानी 6 रुपए आपको सिल्वर में डालना चाहिए। तो अगर कोई 35 ईयर ओल्ड है तो उसका एलोकेशन ऐसा बन रहा है कि 10-15% गोल्ड में और 5-10%, एक रेंज मैं आपको दे रहा हूं, सिल्वर में। ये अगर आप अपने दिमाग में रखें कि आपका टोटल एलोकेशन इन मेटल्स की तरफ, अगर आप एक 30-40 साल की उम्र के इंसान हैं तो आपका टोटल सिल्वर प्लस गोल्ड एलोकेशन 20%, 18-20%, जिसमें 10 से 15% आपके कंफर्ट पे है गोल्ड में रखिए, 5 से 10% आपके कंफर्ट पे है सिल्वर पे रखिए। ये एक ब्रॉड एलोकेशन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है ना वो वॉलेटाइल है और वॉलेटिलिटी ऑलरेडी 100 माइनस एज रूल के हिसाब से आपको इनफ मिलने वाली है आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट स्टॉक्स से। उसका एलोकेशन तो ऑलरेडी ज्यादा है ही ना, तो सिल्वर भी थोड़ा उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक का है, इसीलिए इसका एलोकेशन कम। और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी ज्यादा देता है, ज्यादा काम है, शांत है, तो आपका जो ऑलरेडी इक्विटी एलोकेशन है उसके अगेंस्ट ये बेटर हेज है। और इन द लॉन्ग रन एनीवेज, सिल्वर हो या गोल्ड हो, दोनों के रिटर्न्स लगभग आसपास हैं। शॉर्ट टर्म में जरूर सिल्वर ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन हम बड़ी पिक्चर देखें तो आसपास है। लेकिन सिल्वर एक मॉडर्न सिविलाइजेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है और उसको माइन करना उतना आसान नहीं है। तो अगर डिमांड बढ़ती जाती है तो सप्लाई क्रंच रहेगा, जो पिछले 5 सालों में रहा है कि सिल्वर की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सिल्वर की जो इजी माइंस थी, जहां आसानी से उसे निकाल के अलग करके, जिसके साथ वो मिला रहता है, उससे अलग करके उसको रेडी कर पाने में समय लगता है। कई माइंस को रेडी होने में 7-8-10 साल लग जाते हैं कि सप्लाई बढ़ सके। तो डिमांड अगर बढ़ रही है, सप्लाई को उसको मैच करने में टाइम लगता है। और सिल्वर की ग्लोबली जो अच्छी माइंस थी, जहां आसानी से निकल जाए, आसानी से अलग हो जाए, वो खत्म हो गई। तो सिल्वर को माइन करना और महंगा होता जा रहा है। तो उसकी माइनिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उससे भी प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई मैच नहीं हो रही है, उससे भी प्राइस बढ़ रहा है। तो अगर आप ये देख रहे हो कि दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो सिल्वर पे बेट
करना चाहिए, ये एक सेफर या ज्यादा ऑब्वियस बेट्स में से एक है, इसलिए भी बेट करना चाहिए। इसलिए गोल्ड तो रखिए ही रखिए, सिल्वर भी रखिए, सिर्फ गोल्ड मत रखिए। अब आखिरी सवाल आता है कि ठीक है, ये दोनों में इन्वेस्ट करना है, किस फॉर्म में करना है, कब निकलना है, कब नहीं निकलना है, थोड़ा ये देख लेते हैं। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ना प्राइस प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो। सिल्वर में तो बिल्कुल ही नहीं। मैं देखता हूं आजकल जहां 10 लोग मिले नहीं कि सिल्वर की प्राइस पे आपस में बातचीत में ही फोरकास्टिंग करने लगते हैं। पैसा नहीं लगा होता, बेट नहीं कर रहे होते हैं, पर दिमागी रूप से जो चर्चा चल रही होती है, सट्टा लगा, इतना खरीद लो, इतना सौदा काट लो, पता नहीं क्या क्या। ये सब नहीं करना है। एसआईपी फॉर्मेट में करो ना, हर महीने डालते रहो ना। आपको तो 100 माइनस एज रूल मिल गया है, आपको पता है आपका पोर्टफोलियो कितना है, उसमें अगर 5 से 10% सिल्वर होना है तो हर महीने आपको आपके पोर्टफोलियो का मान लो 1% डालना है। गोल्ड अगर 15 से 20% है तो 1.5-2% डालना है। डालते रहो ना। कैसे डालोगे? ईटीएफ्स के थ्रू। सिल्वर ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ है, इनके थ्रू करते रहो ना सेफली। फिजिकल लोगे तो देखो चांदी तो ले नहीं पाओगे, बहुत सारी चांदी कहाँ संभालोगे। गोल्ड आप त्योहारों पे, कभी शादियों में थोड़ी बहुत ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन लेना चाहते हो तो उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है। मैं पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट नहीं हूं, उसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज लग जाता है, लेकिन ठीक है, कंफर्ट देता है। अगर त्योहारों में पहनना है तो वो भी एक यूज केस है, तो ठीक है। लेकिन प्राइमरी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ईटीएफ्स रखो, हर महीने एक एसआईपी डेट उसकी फिक्स रखिए और उसमें करते रहिए। अब इसमें मैं एक और चीज देखता हूं कि कई लोग ना ये प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि सोने के मुकाबले अभी चांदी महंगी है या सस्ती है, और आपस में डिस्कस करके उस हिसाब से उसमें बेट करते रहते हैं। इसमें ना एक रेशियो बोला जाता है कि जनरली सोना चांदी से 70 गुना महंगा होता है। यानी 70 ग्राम सिल्वर इज इक्वल टू 1 ग्राम गोल्ड। ये एक रेशो है। अगर ये ऊपर नीचे हो, मान लो कि आपको 1 ग्राम गोल्ड के बदले 100 ग्राम चांदी मिल रही है, तो चांदी सस्ती है, चांदी बढ़ेगी, चांदी ले लो। या 1 ग्राम सोने के बदले अगर आपको 50 ग्राम ही सिल्वर मिल रहा है तो सिल्वर महंगा है, सोना खरीद लो। ये बहुत ही मिसलीडिंग रेशो है। क्योंकि क्या हो सकता है, मान लो ये 70:1 के रेशो में अभी ऐसा है कि आपको 70 ग्राम सिल्वर के बदले 1 ग्राम गोल्ड नहीं मिल रहा, आपको 80 ग्राम सिल्वर के बदले 1 ग्राम गोल्ड मिल रहा है। तो ये रेशो से मुझे ऐसा लगेगा कि सिल्वर सस्ता है, सिल्वर बढ़ेगा, मैं ले लेता हूं। लेकिन उल्टा हो सकता है, सिल्वर सस्ता ना हो, गोल्ड महंगा हो, और वैसे में क्या होगा, आपने ये सोचा था कि सिल्वर बढ़ेगा इसलिए मैं ले लेता हूं, लेकिन सिल्वर बढ़ा नहीं, उल्टा गोल्ड भी गिर गया और वो रेशो फिर से 70:1 आ गया। इक्विलिब्रियम पे आने पे हमेशा ये थोड़ी जरूरी है कि अगर चांदी सस्ती लग रही है तो चांदी बढ़े, या चांदी महंगी लग रही है तो चांदी गिरे। चांदी महंगी लग रही है और आपने सोचा कि मैं सोना ले लेता हूं, तो चांदी सस्ती हो सकती है और आपका सोना कहीं ना जाए। और अगर चांदी सस्ती लग रही है तो आपने सोचा मैं चांदी ले लेता हूं, तो चांदी ना हिले, सोना भी सस्ता हो के वो रेशो मैच हो जाए। इस रेशो के भरोसे प्रिडिक्शन पे मत जाना, और एंड में 100 माइनस एज रूल याद रखना। आप अगर 30 साल के हो, 70% पैसा इन जनरल आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में लगा सकते हो। तो अगर ये एलोकेशन के लिए मैंने आपको बाकी 30% में 50% प्रेशियस मेटल्स में डालना है, क्या रेशो है वो बता रखा है। लेकिन अगर आप ये 70% में अपने स्टॉक्स वाले एलोकेशन के लिए फिनोलॉजी की हेल्प चाहते हो, यू लाइक द वे वी थिंक, वी एक्सप्लेन, हमारा लॉजिक, सोचने का तरीका, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अगर आप उससे अलाइन कर पाते हो, अगर लगता है कि माइंडसेट मैच करता है, तो फिनोलॉजी 30 कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। यहां हर महीने हम आपको 2-3 स्टॉक्स बताते हैं, ये इंटेंशनली ऐसे स्प्रेड आउट करके रिकमेंडेशंस आती हैं ताकि हर बार जब आपके पास फ्रेश फंड्स आए, मंथली फंड्स आए, तो आप उन्हें 2-3 नए स्टॉक रिकमेंडेशंस में इन्वेस्ट कर सकें, और फिर साल भर में आपकी एक वेल डाइवर्सिफाइड 30 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बन सके। हमारा होराइजन 5 इयर्स प्लस का है, बहुत लॉन्ग टर्म है, बोरिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी, गोल्ड जैसी होगी, सिल्वर जैसी नहीं होगी। तो थ्रिल के लिए इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन इफ यू थिंक कि इट अलाइंस विथ योर नीड्स और आपके 100 माइनस एज रूल में इट फिट्स वेल, तो फिनोलॉजी 30 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। वी कांट वेट टू वेलकम यू देयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लॉजिकल लगा, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको मेरे और ऐसे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप देखते हैं आपके आसपास कोई सोने में या चांदी में सट्टा खेल रहा है, तो ऐसे ग्रुप्स में ऐसे लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एंड आई होप
कि मैं उनकी मदद कर सकूंगा। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।